अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं जहरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी आप सबको खुशामदीद और सुबह खैर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके हैं। बिल्कुल, हम शो का भी आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कि इससे तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के केसेस में अब कमी आई है और एक जो लोगों में फ़हीम खौफ़ और डर था वो भी कम होता जा रहा है और हम अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ रहे हैं। स्कूल्स खुल गए हैं और शॉपिंग मॉल्स ये सब भी खुले हुए हैं, लेकिन अभी भी एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना अभी भी गया नहीं है। अच्छा, नॉर्मल रूटीन की बात करिए ना जी। ज़रा आप, तो बड़ी खुश आइन बात है। पूरी दुनिया को देखा जाए ना, सब बंद है। आज भी दुनिया भर में वैसे ही हालात हैं जो कुछ 6-8 महीने पाकिस्तान में थे, पहले पाकिस्तान में थे। सारी इंडस्ट्री बंद है, सब कुछ क्लोज है। पाकिस्तान तो बड़े खुशकिस्मत चंद एक ममालिक में से, ममालिक में से एक है कि जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री भी, हमारे मतलब जो मामूलाते ज़िंदगी हैं वो नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी एक खुशनसीबी की बात भी है। मगर वो असल बात जो हमारा मकसद है आज का, कि कोरोना वायरस तो गया नहीं है अभी। गया नहीं है और वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन ये वैक्सीन भी हर किसी की पहुंच में नहीं है क्योंकि एक लिमिटेड जो डोजेज है वो यहाँ पर आई है और अभी फर्स्ट उसमें पैरामेडिकल स्टाफ को लगनी है। तो साथ साथ हम ये बात भी करेंगे, एक और बात फ़हीम कि वो लोग जिनको कोरोना हुआ और उनको ज़ाहिर वैक्सीन तो नहीं लगी और उनका कोई इलाज भी नहीं हुआ और वो ख़ुद जो है घर में क्वारंटीन होकर ठीक हो गए, तो वो कैसे हुए, तो ये भी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और अपनी इम्यूनिटी को आप किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, इस हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल सही है। आज हम इसी हवाले से ही एक्चुअली बात करने वाले हैं। दोस्तों को बता देते हैं, आज ऐसी ही एक बहादुर और खुशनसीब खातून जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबीन फातिमा साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। और आप, पता चला था कि आप कोविड में पॉजिटिव हो गया आपको, और आप मतलब ये दिन गुजारे हैं आपने कोई 15-20 दिन। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा वो एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि हाल ही में आप जो है वो इससे फ्री हुई हैं और हम लोग समझ रहे हैं कि शायद यहाँ पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। ज़रा अभी रिसेंट जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है इसके बारे में कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया फ़हीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि कोविड के बाद नेगेटिव आने के बाद मेरा पहला प्रोग्राम है जो मैं आप लोगों के साथ ऑन एयर हूँ। माशाल्लाह। तो यहाँ से शुरू करिएगा कि हुआ कैसे, किससे आपने जो है ना वो हाथ मिलाया या किसका जूठा खाया, क्या हुआ है? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि किससे हाथ मिलाया या किसका झूठा खाया। तो ये आपको किस तरीके से हुआ, किन लोगों से आप मिलते हैं, आप वर्किंग में होते हैं तो किस तरीके से आपको SOPs का ख्याल रखना है, आप कितना भी सेफ रहें, लेकिन अगर आपको वायरस लगना है तो वो 100% लगेगा आपको। इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये किस तरह से आपको इस चीज़ का मालूम होता है, क्योंकि कहते हैं कि टेस्ट जो हैं वो भी सही डायग्नोज नहीं हो रहा है, कुछ जगह से पॉजिटिव आता है, कुछ जगह से नेगेटिव आते हैं टेस्ट, लेकिन आपकी एक्चुअल में क्या सिम्टम्स हैं, आपकी कंडीशन क्या है, तो जो आप अलामात आप पे थी? आप पे? जी बिल्कुल थी, ऑफ कोर्स। मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी हुआ। अच्छा जी, तो हम लोगों को सिलसिला इस तरह से हुआ कि मुझे पहले फीवर हुआ, मेरा गला ख़राब हुआ, मैंने डॉक्टर को नॉर्मली जैसे दिखाते हैं दिखाया डॉक्टर को, और मैंने उनसे कहा कि मैं टेस्ट आप कहते तो मैं करा लेती हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको वायरल एक नॉर्मल जैसे होता है रूटीन में वो आपको वायरल है, टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक खाई, 2 दिन में मेरा बुखार उतर गया और गला वगैरह भी बेहतर हो गया, लेकिन 2 दिन बाद ही मेरी बेटी को सेम सिम्टम्स वही हुआ। अच्छा। जब उसको उसकी फीलिंग्स इस तरह की हुई और उसने मुझसे कहा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो पहले तो मैंने कहा कि शायद बच्चा है तो मुझे शायद डरा रही है, क्या सिलसिला है। मैं कहा बेटा मुझे सही बताओ, क्योंकि मेरे साथ वो भी बुखार हो चुका था मुझे। आपको दुश्वारी नहीं हो रही थी सांस लेने में? नहीं, मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे सबसे मेन चीज़ जो मेरे सिम्टम्स थे वो एक ये था
कि टेस्ट लेस हुआ था। अच्छा, टेस्टलेस हो गई जी, उसके साथ साथ स्मेल जो हम सुनने में आ रहा है कि आपकी स्मेल चली जाती है, आप उसकी फ्रेग्रेंस सूंघने सही और आती है। चखने की जो और सलाहियत है यही वो मेन सिम्टम्स हैं जी, इसके कि main आपके जो है। साथ जी। तो मैंने फिर क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी थी और चल रही थी, तो मैंने फौरी तौर पे बेटी का टेस्ट कराया, अपना भी टेस्ट कराया, बगैर ताख़िर किए सारे अपने काम पोस्टपोन किए और उसके बाद टेस्ट करवाया। सैटरडे को हमने टेस्ट करवाया, मंडे को रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आने के बाद एक अंदर खौफ होता है आपके कि हम इससे कैसे निकलेंगे, क्योंकि हम रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में लोग एक्सपायर भी हो रहे हैं और उससे संभल भी रहे हैं, लेकिन हमें किस तरीके से इसमें सरवाइव करना है वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो उसमें जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, और आप एक डर तो होगा, आपने उसको ओवरकम कैसे किया, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने ड्यूरिंग मतलब ये पीरियड आपने वो फॉलो की, क्या गाइडलाइंस फॉलो की, वो हमें ज़रा बताइए। बिल्कुल, देखिए जब हमारी कोविड पॉजिटिव आई रिपोर्ट, तो पहले तो मैं अपने से ज़्यादा बेटी की तरफ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी कि उसको मुझे कैसे संभालना है। तो हम और वैक्सीन हमारी अभी दस्तरस में है नहीं कि हम वैक्सीन तक पहुँचे। अच्छा, हमारे सबसे बड़ा एक अहम बात यह है कि हमारे यहाँ हर चीज़ का एक पैनिक क्रिएट किया जाता है, कोई भी वबा हो, कोई हादसा हो मुल्क में, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ। तो अब उसको घर में किस तरीके से SOPs में हमें लेके चलना था, वो चीज़ें जो है मैंने डाइट के तौर पे जो डाइट थी उसको मैंने फॉलो किया। इसके साथ साथ हमें जो SOPs थी जो हमें रखनी थी, मेरे घर में और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको कैसे सेफ रखना था, उनसे मुझे कैसे सेफ रहना। जी, फिर आप रिश्तेदारों को ले लें, मिलने वालों को कह लें, तो मैंने उसको ऑफिशियली अनाउंस किया। खौफज़दा तो मैं थी, क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आपका ऑटोमेटिक हार्ट जो होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब हार्ट कमज़ोर होता है तो फिर आप खुद ब खुद आपकी पूरी बॉडी सर्वाइव करना कम कर देती है। तो ये एहसास जो अंदर ही अंदर के मुझे तो ये पॉजिटिव हो गया है, मुझसे किसी और को ना लग जाए, ये भी तो एक एहसास होता है ना। पहले तो इंसान उसको ढूंढता रहता है ना कि मुझे किससे हुआ, बचना है। हाँ, तो मगर जब आप खुद को पॉजिटिव हो गया तो अब आप इस चक्कर में तो है कि मुझसे किसी और को ना लग जाए, मैं कैसे अपने आप को महफूज रखूं। मैंने फ़हीम सबसे पहले काम ये किया कि मैंने ऑफिशियली अनाउंस किया उसको कि ताकि जो मुझसे मिलने आने वाले लोग हैं या जिनसे मुझे मिलना है जाके, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मेरे बहुत सारे काम होते हैं जो मैं करती हूँ, तो मैंने उसको अनाउंस किया कि भाई मैं कोविड पॉजिटिव, और प्लस ये कि मेरी बेटी भी पॉजिटिव है। उसके कॉलेज में मैंने रिपोर्ट सेंड की और एप्लीकेशन भिजवाई, इंस्टीट्यूट में भिजवाई, ताकि हम, क्योंकि सदका जारिया भी है कि हम लोगों को बचाएं उस चीज़ से, बजाय इसके कि हम खामोश रहें। और कितने इस वक्त मैं समझती हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं समझती हूँ कि बहुत हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो कोविड में इस वक्त भी मौजूद है और जिनको अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा। आपके सिम्टम्स तो नहीं आप, ये तो एक दौर में होता था कि आप कोई चीज़, जब आपको फीवर होता है तो टेस्ट लेस हो जाता है या आपको स्मेल नहीं आती है। एक पुराने दौर में भी आप यही बात सुनते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें दूसरी बीमारियों में, जैसे नॉर्मल वायरल है, इन्फ्लुएंजा है, उसमें भी होते रहते थे। जी, अब है कि जी बात ये है कि अब किसी ने ये बोला कि टेस्ट जो है वो सही नहीं आया, टेस्ट सही नहीं आया, तो टेस्ट अगर टेस्ट सही नहीं तो हमारे सिम्टम्स तो वही थे जो हम फील कर रहे थे, जो हमें महसूस हो रहा था, तो हम इस वजह से सही, बिल्कुल सही है। यहीं से हम बात कंटिन्यू रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सबीन फ़ातिमा साहिबा। सबीन फ़ातिमा साहिबा, आपसे बात हो रही थी, आप कुछ 10-12 दिन पहले जो हैं वो कोविड से नेगेटिव हुई हैं, ठीक है, आप कोविड पॉजिटिव था आपको, तो आपके उस एक्सपीरियंस के बारे में जान रहे थे। आपने बताया कि किस तरह जो है वो आपको हुआ और क्या क्या अलामात थी आपको जो सबसे ज़्यादा
जो एक फ़िक्र थी वो ये थी कि आपकी बेटी को भी ये पॉजिटिव आ चुका था, आपकी और उनके अलामात कुछ मुख्तलिफ थी। इस सारी सूरत हाल में आपने अनाउंस भी कर दिया कि भाई मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। अभी लोगों का क्या रवैया था? एक तो वो लोग थे जो बिल्कुल आपसे दूर हो गए हुए थे, कुछ लोग आपकी मदद भी करना चाहते थे, कुछ ऐसे भी थे जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस मौके पे ये हमारे साथ होंगे। मैं ज़रा एक ओवरऑल सारा मैं चाहता हूँ कि नक्शा खींचिए, क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको इस हवाले से? बिल्कुल फ़हीम, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा। एक्साइटिंग, दोबारा भी करना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, मैं मेरा जो 20 साल का जो तजुर्बा है, जो मेरी एक प्रैक्टिकल लाइफ का है, और 20 दिन कोविड के, वो मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि कोई भी बीमारी आप उससे फाइट करने के लिए आपको एक तो आपके एक्सपेंसिव, आपके पास फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके दोस्त अहबाब हो, आपके रिश्तेदार हो जो आपको फेवर कर रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, बिहेवियर जो होता है। अच्छा, जब कोविड पॉजिटिव लोगों को पता चला तो एक फ़ोन की हद तक वैसे भी आजकल अयादत जो है वो फ़ोन पे की जाती है, और लोगों ने फ़ोन किया। उसमें से कुछ लोगों ने तो कॉल भी नहीं की कि शायद वो समझे कि कॉल पे बात करने से उनको कोविड हो जाएगा। तो ऐसा भी लोगों का बिहेवियर 4G के जरिए वायरस, 4G बिल्कुल ऐसा लोगों का बिहेवियर ऐसा था। तो लेकिन जिनका बिहेवियर जो किसी की मदद करना चाहते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मेरी बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने खाने का जो भी मेरा सिलसिला था, वैसे तो मैंने ख़ुद भी घर में अपने जो SOPs के हवाले से हम काम मैं कर रही थी, डाइट के ऊपर प्लान कर रही थी, वो उस चीज़ को मैंने अपनी हद तक रखा। लेकिन जो हेल्प करने के तौर पे मेरे साथ किया, मेरी सिस्टर ने राइडर के ज़रिए मुझे खाना भेजा। ठीक है। खाना भेजा, उन्होंने कॉल की, राइडर ने खाना बाहर रखा घर के, मैंने उसको बाहर से वहाँ से खाना उठाया, और उन्होंने जिस तरीके से लोगों को हेल्प करनी चाहिए, एहतियात जो थी। इसके साथ साथ मेरी बेटी की उन्हीं दिनों सालगिरह आई। सालगिरह में मेरी एक फ्रेंड है, वो केक वगैरह बनाती है, उसने मुझसे कॉल की, मुझे कॉल करके कहा कि सबीन, मैंने आपकी बेटी के लिए केक बनाया। बड़ा अच्छा सा केक था, उसमें डॉल बनी हुई थी और फुल SOPs थी उसके अंदर, और सैनिटाइज़र रखा था, और जो डॉल थी वो मास्क लगाई हुई थी। तो वो केक उन्होंने डिलीवर करवाया और उसको मैंने रिसीव किया। तो जिसको ख्याल करना था आपका, आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, वो आपके लिए उन्होंने वैसे भी किया, और जिन्होंने नहीं करना था वो ऑफ कोर्स के वो बिल्कुल जिनको करना होता है वो आपका चाहे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपके घर आएँ, आपसे मुलाकात करें, आपको कोई अच्छी चीज़ भेज सकते हैं, खाने में कुछ भेज सकते हैं, जैसा कि आपने बताया। अच्छा सबीन, आप शेफ़ भी हैं, और मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हमें डाइट का बताएं कि आपने जब आपको और आपकी बेटी का कोविड पॉजिटिव आया तो आपने क्या डाइट फॉलो की, कोई लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, क्या चेंजेस किए उसमें? जी मैंने डाइट पे जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बेटी के लिए भी और अपने लिए भी। उसमें डाइट में मैंने जो है वो ड्राई फ्रूट थे और जो हमने मीट इस्तेमाल किया, मीट में हमने ज़्यादातर फ़िश का इस्तेमाल किया। अच्छा। क्योंकि फ़िश की जो स्किन होती है, अगर आप उसके साथ फ़िश को इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए आपके जो कुव्वत मदाफ़त है वो बहुत बढ़ाता है। अच्छा। जी, अगर हम मीट में किसी और किस्म का फ़ैट इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकनाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो हमने बजाय इसके कि हम और मीट में किसी फ़ैट का इस्तेमाल करें, हमने फ़िश को मैंने ग्रिल करके और स्किन के साथ उसको इस्तेमाल किया। इसी तरह जो यानी कि आपने वो बीमारी की हालत में भी फुल मजे लिए खाने पीने के, ये शेफ होने का पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल, और इसलिए कि जो है ना उसके साथ साथ मैं लिखती भी रही, और क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब मैंने लिखा और लिख के मैंने मेल किया अपने ऑफिस, तो मैं नहीं समझती कि उसके थ्रू भी वायरस पहुंच सकता तो अच्छा, वो जो एक हालत आती है, एक कैफियत ऐसी आती है जिसमें आप मायूस हो रहे होते हैं, आपको ऐसा मतलब बीच के 2-3 दिन ऐसे ज़रूर होते हैं कि जब आपको ये नहीं पता होता कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है हालत, या मैं वापस रिकवर करने वाला हूँ। तो वो जो एक हालत है जिसमें अक्सर लोगों को डिप्रेशन के भी दौरे पड़ते हैं, वो उसके बारे में बताएं कुछ। बिल्कुल फ़हीम, ऐसा हुआ था। 2-3 दिन तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि इसको किस तरीके से डील करना है, इसको मैं कैसे मैनेज करूंगी। वैक्सीन हमारी अभी दस्तरस में नहीं है,
और मुझे अपना भी देखना है, बेटी को भी देखना है कि उसको कैसे रिकवर करना है हमें चीज़ों को। उसके लिए हमने जो उसमें सबसे पहले स्टीम का जो है ना, हमने बहुत ज़्यादा स्टीम का हमने इस्तेमाल किया। जो आपको कहते हैं कि वायरस जो है वो पहले आपके गले में होता है, फिर वो आपके पेट में जाता है, और अगर आपके गले में वो मौजूद है और आप उसी दौरान गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं या स्टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वहीं एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, ये जो लोगों के तजुर्बात मिथ्स भी हैं इस हवाले से जी ना हाँ, कि- और ये हाँ। टोटके लोग, आपको पता है हम तो हर चीज़ का, यहाँ पे कैंसर का भी टोटका होता है हमारे यहाँ तो आप मतलब इन सारी चीज़ों को सुनते हुए किस तरह आपने फॉलो किया और किस तरह आपने अपने आप को संभाला और क्या मशवरा देना चाहेंगे, ये सब कुछ बताइएगा। छोटा सा वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं सबीन फ़ातिमा, और आज हम कोरोना वायरस के हवाले से उनसे बात कर रहे हैं और वो अपना एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर कर रही हैं। सबीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे मिथ्स हैं, टोटके लोग बताते हैं कोरोना अगर किसी को हो जाए, या प्याज रख लें बैग में, या लहसुन अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, या कोई ऐसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर लें, उससे कोरोना का शर्तिया इलाज है, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह का अच्छा, कोई किसी ने ये भी कहा कि आप गंज करवा रहे हैं तो उससे भी जो है वो कोरोना वायरस, वो सिंध में पूरा गांव गंजा कर दिया एक दाई ने। Oh my मेरे God। पास शर्तिया इलाज। तो इस तरह का अच्छा। किसी ने अप्रोच किया या कोई ऐसा ख्याल आया आपको इस दौरान, लोगों ने बताया हो आपको भी टोटके कि ये कर लें सबीन, ये कर लें? देखिए, बहुत से लोगों ने कॉल की, राब्ते किए, मैसेज भी किए कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, आपको ये फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपके अंदर खुद इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप उन बातों के बजाय जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, जो आप जिससे अपना ख्याल रख सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने बताया, आप स्टीम का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी ऐसा होना चाहिए जो आपके हलक को लग रहा हो, नीम गर्म कहवा पानी। जैसा, जी जिस तरह कहवा पीते हैं हम लोग जी गरम बिल्कुल। वाला। कहवा, जो हाँ। चाय कहवा। जी, उसके साथ साथ जो है यखनी का इस्तेमाल मैंने किया, और लोगों ने मुझे बहुत टोटके बताया, और हम भी टोटके शेयर करते हैं। तकरीबन रेमेडी- सारे इस्तेमाल किए हैं आपने, कोई मिस हो गए हैं वाले? नहीं, मैंने सारे इस्तेमाल नहीं किए। मैंने अपनी डाइट पे बहुत तवज्जो दी और अपनी बेटी की। कि अच्छा खाना चाहिए। हाँ, अच्छा खाना चाहिए, और उसमें क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उसको डिनाई कर सकते हैं। टोटकों को रेमेडीज होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें हर चीज़ में रेमेडी इस्तेमाल नहीं होती है। हमारे यहाँ तो कुदरती तौर पे मसाले जात जो हैं वो इस तरह के हैं कि हमें हमारी जो क़ुव्वत मदाफ़त है वो स्ट्रॉन्ग रखते हैं। जैसे गरम मसाला है, आप नीम गर्म पानी में दालचीनी बॉयल करके या लौंग के पानी से स्टीम ले रहे हैं, तो आपको खुद महसूस होगा कि आप जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त है वो आप स्ट्रॉन्ग है उसमें। सही है। अच्छा सबीन, एक सवाल मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ आपको लगता है कि डाइट से ही आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, या बाकी फैक्टर्स भी होते हैं? क्योंकि आपकी जो पूरा लाइफस्टाइल है उसमें सिर्फ डाइट नहीं आती, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका सोना, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका उठना बैठना, आपकी सोच सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है, अप्रोच आपकी पॉजिटिव नहीं है, तो आपको बाकी सारी चीज़ें बेमायने हो जाती एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल आपकी, एक्टिविटीज़ हैं। देखिए, वर्कआउट वगैरह। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैं बहुत सी जगह पर डिसअपॉइंट हुई थी, लोगों के बिहेवियर से हुई। ये भी सोचा कि घर से जो मैं, क्योंकि मैं वर्किंग पे होती हूँ, कि किस तरीके से मैंने अपने काम को पोस्टपोन किए सारे काम, और उसको छोड़ के मैंने घर में जब अपना टाइम स्पेंड किया, तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था बेटी के साथ। और फिर जब हमें पता चला कि हम पॉजिटिव हैं, तो फिर बेटी को अलग रूम में रखना, और मुझे, जबकि हम दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके बावजूद कंडीशन हमारी अलग अलग है, सिम्टम्स हमारे अलग अलग हैं। तो हमें ख़ास तौर पे बताया गया, डॉक्टर से भी मैंने राब्ता किया, तो उन्होंने कहा आपको अलग अलग
रूम में रहना है। तो उस दौरान बेटी भी बहुत प्रॉब्लम में रही और मैं भी बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर पड़ी। गुड। तो अच्छा ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से का कॉल वगैरह आई, क्योंकि आपने जब टेस्ट करवाया होगा वो पॉजिटिव आया तो इनके रिकॉर्ड में आ गया होगा सरकार के कि जनाब ये तो एक फलाने हमारे शहरी हैं, वो इस वक्त जो है ना कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, तो इन्होंने कोई रब्ता किया, कोई जो डिपार्टमेंट है स्पेशल, क्या वो बताइए ज़रा। जी, मैं जब मेरा पॉजिटिव आया तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आई, अमन वालों ने भी कॉल की और गवर्नमेंट की तरफ से जब तक मेरा नेगेटिव नहीं आया रूटीन में कॉल आती रही। और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, और लोग हर वक्त हुकूमत को, गवर्नमेंट को बुरा कहते हैं, जिसमें वफाक का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वो अपने पेशेंट को पाबंदी के साथ जो है वो कॉल करवा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस वक्त आपके क्या सिम्टम्स है, अब आप क्या महसूस कर रही हैं। अगर आपको ऑक्सीजन लेवल आपका सही नहीं है तो आप पैरामीटर आता है जिस ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपका, उससे पता चलता है कि 90 से अगर कम होता है ऑक्सीजन लेवल तो आप अस्पताल जाएं, अदरवाइज आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जी, उन्होंने कुछ मेडिसिन बताई और बहुत ज़्यादा मेडिसिन थी भी नहीं, सिरप था जो गले के लिए था और बाकी अगर फीवर होता है तो उसके लिए उन्होंने टैबलेट वगैरह। अच्छा सबीन, लास्ट में एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी उन लोगों को जो कि अभी कोरोना से फाइट कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने आप को डील करें इसमें और किस तरह से काम डाउन होकर जो है इस बीमारी को से लड़ें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी ज़रा कंडीशन किस तरह की है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है तो आप अस्पताल जाएं, अदरवाइज आप घर के अंदर ही अपनी जो भी आपके मामलात हैं, तबीयत है, कंडीशन है, अगर आप समझ रहे हैं कि आप उस चीज़ को घर में कवर कर सकते हैं तो घर पे ही रह के उसको आप अपने आप को अलग कर लें और हाँ क्वारंटाइन कर ले, SOPs पे को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप अस्पताल जाके मज़ीद तकलीफ का सामना बिल्कुल सही। करें। थैंक यू सो मच सबीन जी, आप आई, हमें खुशी हुई, आप बिल्कुल ठीक हो गई, हमें और ज़्यादा खुशी हुई, और दोबारा भी आती रहेंगी तो हमें और इससे भी ज़्यादा खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे से पहले सिर्फ इसी को इस नोट पे हम ख़त्म करते हैं, इस मौजू पे जो बात कर रहे थे हम कि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ये इतना हमें ईजी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे प्यारे हैं जो इस वायरस की वजह से हमसे बिछड़ गए हैं। आप अपने ख़ानदान में अपने अजीज़ व अक़ारिब नज़र दौड़ाएं, आपको पता चलेगा कितने बुज़ुर्गों से हमने हाथ धो दिए। तो खैर अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमें भी एहतियात करनी चाहिए। काम शाम सब स्टार्ट है मगर साथ साथ हमें एहतियात लाजमी करनी है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा, और आपसे माज़रत भी चाहते हैं कि हमारा ये जो वक्फ़ा था थोड़ा सा तवील हो गया, क्योंकि हमें ताज़ा तरीन ख़बरों से आपको आगाह करना था, जो कि हमारी पहली ज़िम्मेदारी है। और आते हैं अपने मौजू की जानिब। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने जिस मौजू पर बात करना थी वो है महंगाई से जुड़ा हुआ, हमारी मईशत से जुड़ा हुआ, वतन अज़ीज़ से जुड़ा हुआ ये मौजू है। रजब का महीना जिसका आगाज़ हो चुका है, और जैसे ही रजब आता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि अब रमज़ान बहुत करीब आ गया। तो ज़रा महंगाई का सिलसिला नहीं रुक रहा। ये तो फ़हीम हर साल जैसे ही रमज़ान आने लगता है तो चीज़ें की प्राइस जो होती है वो डबल हो जाती है। बजाय ये कि रमज़ान के वक्त चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो कम हो, लेकिन हमारे यहाँ ये उल्टा होता है। अच्छा, या तो ऐसा हो ना कि हर बजट के टाइम पे, या चलो रमज़ान है या कोई ऐसा टाइम फिक्स है कि भी इन दिनों में चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, उसके अलावा जो है वो सुकून रहता है। हमारे यहाँ तो पूरा साल, पूरा महीना, हर हफ्ते किसी न किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही होती है। कोई एक जगह पे चीज़ें जो हैं वो रहती ही नहीं है। तो ये एक बड़ी तकलीफ दह बात है कि आखिर हम एक तरफ कहते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में काम हो रहा है, हम तो उस तरह नुकसान नहीं हुआ हमें। और उसके बावजूद इतना नुकसान, जो
जिसको हम रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। इस हवाले से हमने बात करनी है। बिल्कुल, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी। अकमल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं चौधरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चल रही हैं और बाकी खैर खैरियत है, माशाल्लाह। सब महंगाई के ज़ेरे साया जी रहे हैं हम। शो कैसा चल रहा है आपका, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट चल रहा मज़े आ रहे हैं? अब तो आप होस्ट भी हो गए हैं। है। बिल्कुल। चले सर। सर, महंगाई का आए दिन हम देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस के रेट्स बढ़ रहे हैं। सर, महंगाई ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत की अगर बात की जाए तो जब वो इक़्तिदार में आए थे, इमरान खान साहब ने जब हलफ उठाया था तो आवाम को अब लगा था कि वाकई कुछ रिलीफ मिलेगा कहीं ना कहीं से, आम आवाम जो है, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें हो रही हैं। क्या कहेंगे सर? देखो, महंगाई के हवाले से सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट तो नज़र तो सबको आ रही है कि महंगाई हो रही है, लेकिन उसकी जो रीज़न्स है ना वो सही से हम जो है ना वो नहीं डायग्नोस कर पा रहे, और चूंकि सही से डायग्नोस नहीं कर पा रहे तो वो हल भी सही से नहीं हो रही है। अब खान साहब ने भी बिल्कुल जो है ना वो बयान दिया हुआ है, जैसे वो था ना ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो खान साहब फरमा रहे हैं कि ज़्यादा डॉलर बढ़ता है तो ज़्यादा महंगाई होता है। ठीक है ना, तो ही हैज़ रिलेटेड इन्फ्लेशन विद द डॉलर रेट्स। मैंने काफ़ी सारी उनकी स्टेटमेंट्स सुनी है। तो यहाँ पे मैं दो बातें आपको बताऊँ। एक तो जो फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन जो खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें आटा, गंदम, चीनी, आलू, कद्दू, टमाटर, गोभी, प्याज, तो इनका जो है वो डॉलर रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉलर रेट से जो ताल्लुक है वो ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, फ्यूल के हवाले से वो 5% होती है टोटल कॉस्ट का। ठीक है। अच्छा, फ्यूल की भी अगर हम प्राइसेस देखें तो ये पिछले महीने से बढ़ना शुरू हुई है, वरना 2020 में और 19 में आप देखें प्राइसेस बिल्कुल पेट्रोल की तो ज़ीरो पे आने की एक्सपेक्टेशन कर ली गई थी। तो इसके बावजूद आप देखें हमारी महंगाई जो है ना वो किस हद तक बढ़ी है। ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन 15% रहा है 2020 में, और इसमें इस साल में भी इसको 10+ की फोरकास्ट है। जनरल इन्फ्लेशन 7+ की फोरकास्ट है। लास्ट ईयर में 2020 में 10% से ऊपर हमारा जो है ना वो इन्फ्लेशन रहा है, जबकि जीडीपी आप देखें तो वो हमारा मुस्किल माइनस में है, और उसमें इस मरतबा भी 1 से 1.5% की मैक्सिमम जो है वो फोरकास्ट एक्सपेक्टेड है एज पर IMF, जो लास्ट उन्होंने हमें बयान दिया। देखें जी, इसकी जो रीज़न्स हैं वो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि इसमें जो सबसे जो मेन रीज़न है वो है मिडल मैन। कोई भी काम इसमें हो रहा है, चाहे वो हमारा सर, माज़रत के साथ हम इसके रीजन जानेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। मैं चाह रही हूँ कि आप वहीं आप शुरू करेंगे तो फिर से वो कथा कलामी होगी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और अकमल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा आज तो लगता है अकमल साहब कुछ ख़ास दुआ करवा के आए हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ ही ख़त्म नहीं हो रही हैं और हमारे बहुत कम टाइम मिल रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। आपने कहा कि हुकूमत जो है वो काम कर रही है, मगर बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। वो क्या रीज़न्स हैं, ज़रा बताएं ना। देखिए, मैं रीज़न्स बता रहा था, और हुकूमत जो है वो सही जो मेन बेसिक रीज़न्स हैं महंगाई की ना, उनको ख़त्म करने के लिए इक़दाम जो है ना वो नहीं कर रही। अच्छा, वो डॉलर से जैसे मैंने बताया वो कर रही है रिलेट, हालांकि वो फूड इन्फ्लेशन का उससे कोई डायरेक्टली और बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। अब उसमें अगर आप महंगाई को ख़त्म करना तो उसमें देखें सबसे ज़्यादा एक जो ग्रोवर से लेके और उसको मार्केट तक पहुंचाने की जो कॉस्ट है या उसमें मसले मसाइल हैं, उसको गवर्नमेंट को हल करना चाहिए। मिडिल मैन की बात कर रहे थे आप। उसके बाद फर्दर रोल आता है मिडिल मैन का। तकरीबन 50% जो है ना वो रोल है इस महंगाई में मिडिल मैन का। ठीक है। उसके बाद फिर हमारी ये जो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, प्रॉपर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, उसमें करप्शन है, तो 10 से 20% मार्जिन जो है वो
उसमें है, यानी गवर्नमेंट की जो इरेगुलेशंस हैं। तो ये 2-3 जो है ना ये मेन वजूहात हैं कि मिडल मैन का रोल इसमें सबसे मेन है, बेसिक है। और इसको खान साहब भी कल परसों में हेरल्ड का वो पढ़ रहा था ट्रिब्यून, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है कि 50% जो महंगाई में जिम्मेदार है वो मिडल मैन है। यार इंतहाई माजरत, ये स्ट्रक्चर तो पुराना चलता आ रहा है, इसी स्ट्रक्चर के साथ पहले इतनी महंगाई नहीं थी। आज इसी से हम डायरेक्टली इस एरिया को पॉइंट आउट देखें, कर आप लिया किसी जाए। भी ज़माने की अगर आप बात करें कि हर हमेशा आपको ये रोना धोना तो मिलेगा कि महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। पहले जो है वो कॉस्ट, अब चूंकि लिक्विडिटी कम है मार्केट में, तो मिडिल मैन भी जब ज़ाहिर है एक चीज़ को लेता है मार्केट से, स्टॉक करता है, उसको होल्ड करता है, चीज़ें कब महंगी होती हैं? चीज़ें उस वक्त महंगी होती हैं जब उनकी डिमांड कम हो जाए। एक ये होता है, ये डिमांड ज़्यादा हो जाए, सॉरी डिमांड ज़्यादा हो जाए और उसकी नहीं, डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए, तो उसकी जो चीज़ें जो है ना रेट कम हो जाते हैं। अगर डिमांड ही उसकी बड़ी लिमिटेड आ रही है और डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, तो फिर महंगी हो जाती है, फिर महंगी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये बड़ा एक मैकेनिज्म है, इसको मैकेनिज्म को मार्केट के जो फैक्टर्स हैं मुख्तलिफ वो कंट्रोल में रखते हैं। सर ये तो इकोनॉमिक्स का बेसिक मैकेनिज्म है ये तो। हाँ, उसमें इंटरफेरेंस कैसे होती है मिडिल मैन के जरिए, कि मिडिल मैन ने जितनी भी सप्लाई आ रही थी वो अपने पास रोक ली, होल्ड कर ली, जैसे चीनी में हुआ, जैसे आटे में हुआ, या उनको पता चला कि जी बाहर की मार्केट में चीज़ें जो है वो महंगी बिक रही हैं, यानी कि सर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी जो लोग करते हैं, हाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गया ना, होल्ड करने का मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गया, या उसको स्मगल कर दिए या उसको एक्सपोर्ट करा दिया कि चलो बाहर की मार्केट में अच्छी प्राइस मिल रही है, इसको बेच दो। अब हुआ ये कि बाहर भेज दिए, यहाँ पे शॉर्टेज होगी, जब यहाँ पे शॉर्टेज जो यहाँ पे प्राइसेस अप हुई तो गवर्नमेंट को बोला कि वो जो आपने जो है ना वो कम रेट के ऊपर एक्सपोर्ट की थी, अब ज़्यादा रेट पे वही मार्केट में दोबारा मंगवाओ। कई ऐसे मतलब हैं चीज़ें फूड से हट के भी जो दूसरे लोगों ने डंपिंग यार्ड्स बनाए हुए हैं, इवन अफगानिस्तान में या दुबई वगैरह में, वो पहले वहाँ पे रखवा देते हैं, फिर जब महंगी होती है तो उनको दोबारा से एक और फैक्टर हमारे बहुत इम्पोर्टेंट, सही आपने, एक और फैक्टर कि हमारे जो कर्जे हैं, जब बैरूनी कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और IMF जो हमें कर्जा देता है पुराने कर्जे उतारने के लिए, हम फिर कर्जा लेते हैं, तो वो भी सर्टेन शराइत पे होती हैं। और सबसे इजी हल यही होता है इसका कि आप चीज़ें महंगी कर दें, ताकि उनको भी एक अश्योरिटी चाहिए होती है। ये भी एक वजह है? नहीं, ये वजह देखिए मेरी बात सुनिए, वो जो आप लोन्स की बात कर रही हैं ना, लोन्स का ताल्लुक है GDP से, कि इस वक्त अगर आपको देखा जाए तो पर एक पाकिस्तानी के ऊपर अगर हम रुपीज़ में बात करें तो 1,75,000 का टोटल डेट है, ठीक है। और एक्सटर्नल डेट की अगर हम बात करें तो 60 से 70 हज़ार रुपये का बनता है तकरीबन जो एक्सटर्नल डेट है। चाइना पे यही पर कैपिटा, इसको हम बोलते हैं पर कैपिटा जो लोन है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उनका जो हमसे GDP पर कैपिटा है वो 10 गुना ज़्यादा है। हाँ, उनकी फीकस आमदनी भी ज़्यादा होगी सर। एग्जैक्टली, तो दैट डिपेंड्स ऑन GDP। लोन का ताल्लुक जो है वो GDP से है। अगर आपका GDP अच्छा होगा तो आपका जो है ना वो लोन ज़्यादा भी हो तो यू कैन मैनेज, ठीक है ना। सही है। लेकिन अगर आपका लोन जो है GDP कम होता जा रहा है, जैसा हमारा लास्ट टाइम -4 पे था ग्रोथ उसमें, और हमारे कर्जाजात बढ़ते जा रहे, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है, ठीक है ना। अब बांग्लादेश को आप देख लें, बांग्लादेश का GDP टोटल जो है वो हमसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो बैरूनी कर्जे हैं वो 30 से 35 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान उससे कम GDP पे 113-14 बिलियन डॉलर पे खड़ा है। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच सर। प्रोग्राम का वक्त किस तरह ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला है, और इस हवाले से मज़ीद भी बात हो सकती है। हम कोशिश करेंगे अपने आइंदा प्रोग्राम्स में बाकी जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर सकें। महंगाई पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, हमारी हुकूमतों को संजीदगी से इसको हल करने की तरफ आना चाहिए और आवाम को भी अपना एक बेहतरीन किरदार अदा करने की ज़रूरत है। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।